बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप एवरीवन इज फाइन। तो जनाब, कैश फ्लोज स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात करने लगे हैं। हम लोगों ने बात की थी जब हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ा था कि देयर आर टू एडिशनल टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तो हम लोगों ने पढ़ी थी बैलेंस शीट, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये दो स्टेटमेंट जो है ये तो हम लोग अपनी छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। इसके अलावा दो और स्टेटमेंट्स हैं जो बेसिकली बैलेंस शीट की दो आइटम्स के दरमियान में चेंजेस को बताती हैं। हमने कहा था कि जो इक्विटी वाली आइटम्स है, यानी कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, शेयर रिजर्व्स वगैरह, इस तरह की चीजों को, प्रेफरेंस डिविडेंड्स और इस तरह की चीजों की जो मूवमेंट होती है वो रेलिवेंट होती है इन्वेस्टर्स के लिए। उनको उनके लिए ये चीज इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें मूवमेंट जो होती है वो काफी सारी होती है। यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट्स और डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं। शेयर इशू कर दिया आपने, आपने स्प्लिट कर दिया, कंसोलिडेट कर दिया, बोनस इशू, राइट इशू, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स में मूवमेंट्स वगैरह होती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी रेलिवेंट होती है इन्वेस्टर्स के लिए, तो हमने चेंजेस इन इक्विटी के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखी। बेसिकली ये एक आइटम थी जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो था वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी कि बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसमें मजीद इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी, तो हमने चेंजेस की बात की कि ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है। सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, इसको मैं कंपैरिजन करने की गर्ज से कहता हूं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन कैश यानी कि कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर जो चेंजेस हुई हैं इसकी एक स्टेटमेंट। हमारे पास ओपनिंग कैश होगा, हम उसमें समराइज कर देंगे कि पूरे साल में हमारे पास कहां कहां से कैश आया और कहां कहां कैश गया। अच्छा, अब ये जो कैश है, ये अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एक होता है ये टी अकाउंट, जिसे हम कैश अकाउंट कहते हैं। ठीक है जी, ये कैश अकाउंट जो है इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। फिर सारा साल जितने इनफ्लोज आते रहते हैं, कैश आता रहता है, वो हम यहाँ पे लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। हम यहाँ पे ऐड करते चले जाते हैं। सारे जितने भी आउटफ्लोज है वो हम यहाँ से माइनस करते चले जाते हैं। सारे आउटफ्लोज हम यहाँ से माइनस करते चले जाते हैं। वट एवर द आउटफ्लोज आर, वट एवर द आउटफ्लोज आर, तो हमारे पास एक क्लोजिंग कैश की अमाउंट आ जाती है। हम ओपनिंग कैश की अमाउंट और क्लोजिंग कैश की अमाउंट जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस चीज में भी इंटरेस्टेड होंगे कि भाई हम लोगों ने जो कैश है वो हमें कहां कहां से आ रहा है और हमारा कैश कहां कहां जा रहा है। देखिए, एक बिजनेस कोई भी जब काम करता है तो बेसिकली वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है, और प्रॉफिट जो है वो कभी कभार मिसलीडिंग होता है। वाह, क्या बात कर दी मैंने, मैं कहता हूँ इंटेलिजेंट बात कर दी। देखिए, प्रॉफिट जो है वो कभी कभार हमारा मिसलीडिंग होता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पॉइंट फॉर एग्जांपल, दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी। हमारा जो है उस कंपनी के अंदर जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। देखें, हम लोग नॉर्मली प्रॉफिट्स को पॉजिटिव फिगर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं, फर्स्ट करें कि इस कंपनी ने 10 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट किया है, कंपनी ए ने, और कंपनी बी ने 10 मिलियन का ग्रॉस लॉस किया है। यानी कि जो काम वो कर रही थी, यानी कि जो उसका बेसिक एक्टिविटी थी, उसमें से उसको 10 मिलियन का लॉस हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लेस करते हैं इसमें से सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल बना रहा हूं आपको, आपने साथ साथ रहना है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हम लोगों ने माइनस किए। फर्स्ट करें, दोनों के सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस जो है वो सेम है, 2 मिलियन के और 2 मिलियन के। ठीक है जी, दोनों के सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस सेम है। ठीक है, हमारे पास नेट प्रॉफिट आया एक कंपनी के केस में, कंपनी ए के केस में 8 मिलियन का, और कंपनी बी के केस में 12 मिलियन का नेट लॉस आ गया। फिर इसके बाद इसमें हम अदर इनकम्स ऐड करते हैं। तो कंपनी ए की कोई अदर इनकम नहीं है, कंपनी बी की अदर इनकम है। कंपनी ए की अदर इनकम 0 है, और कंपनी बी ने क्या किया, कंपनी बी के पास एक एसेट पड़ा हुआ था जो उन्होंने डिस्पोज कर दिया। एक एसेट उन्होंने बेचा जो उन्होंने डिस्पोज कर दिया। अब जो एसेट उन्होंने डिस्पोज किया है उसके उनको 20 मिलियन रुपए मिल गए हैं। 20 नहीं चले, 25 मिलियन रुपए कह देते हैं। तो 25 मिलियन का उन्होंने एसेट डिस्पोज कर दिया, और ये कंपनी जो है ये आ गई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह करके। हम लोग कहते हैं जी जीपी जो आपका बनेगा, जीपी दोनों कंपनीज के केस में, कंपनी ए के केस में 8 मिलियन और कंपनी बी के केस में 13 मिलियन। ले जनाब,
अब इन्वेस्टर आएगा, उसने कहा लाओ भाई मैं तो देखूंगा ईपीएस, उसने ईपीएस देखी, कंपनी ए की ईपीएस कम बन रही है, बी की ईपीएस ज्यादा बन रही है, वो बी में इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर, कंपनी बी जो है इसकी गलत कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कंपनी बी ने ऐसे नहीं किया कि कोई चीज झूठ बोली है, कंपनी बी ने बिल्कुल ठीक प्रेजेंटेशन की है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर गौर से देखें तो हमें पता चलेगा कि यार ये तो हमारे लिए पॉजिटिव बात नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डेवलप नहीं करते। हमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन वो जरूर दे देते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो जनाब कंपनी ए जो है वो काम कर रही है, 10 मिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है, 2 मिलियन के उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस है, और वो 8 मिलियन के प्रॉफिट पे बैठी हुई है। ठीक ठाक कंपनी काम कर रही है कंपनी ए, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कंपनी बी वाले जो है वो अपने ओरिजिनल ऑपरेटिंग लॉसेस में है, यानी कि जो काम वो करते हैं उस काम से भी उनको लॉस हो रहा है, और 2 मिलियन का मजीद उनको लॉस या एक्सपेंस उनका सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस में हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, ऊपर सोने पे सुहागा ये करना शुरू कर दिया कि अपनी चीजें बेचना शुरू कर दी, अपनी जो मशीनरी थी वो बेच दी। तो जब उन्होंने अपनी मशीनरी बेच दी है, जब उन्होंने अपनी मशीनरी बेच दी है, तो ये तो और अपने बिजनेस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और हम जब उसके प्रॉफिट को देखते हैं तो हमें प्रॉफिट 13 मिलियन का प्रॉफिट नजर आता है, हम कहते हैं भाई ये कंपनी तो बहुत अच्छी है। तो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट होता है वो कभी कभार मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो जाती है, कभी कभार सिर्फ प्रॉफिट की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना नुकसानदेह होता है। हमें ये भी देखना है कि इस कंपनी के अंदर कैश फ्लोज कैसे हैं, किधर से कैश आ रहा है और किधर कैश जा रहा है। देखिए कंपनी भी प्रॉफिट में है, लेकिन इसका ज्यादा कैश जो है वो एसेट्स को बेचने से आ रहा है, ना कि अपने ओरिजिनल बिजनेस एक्टिविटी करने से। यानी कि कंपनी भी जो है ये प्रॉफिट में तो है, प्रॉफिट ठीक है, इसका ठीक लिखा हुआ प्रॉफिट गलत नहीं है, लेकिन इसका जो कैश है वो बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज से आ रहा है जो एक्टिविटीज के लिए ये बिजनेस इंटेंडेड ही नहीं है। ये बिजनेस बिजनेस ने ये थोड़ी सोचा था कि हम बड़े होकर चीजें बेचना शुरू कर देंगे, अपने एसेट्स बेचना शुरू कर देंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। तो बिजनेस के एसेट्स कभी भी वो बेचता नहीं है, उसने इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि एसेट्स बेचना बिजनेस का काम नहीं है। बिजनेस का काम है एसेट्स को यूटिलाइज करना और यूटिलाइज करके उससे प्रॉफिट कमाना। तो जनाब यहाँ पे मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लोज की जो इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत रेलिवेंट होती है, कि कौन सा कैश किधर से आ रहा है। सही है जी। अच्छा, अब हमारे पास एक कैश अकाउंट होता है, उस कैश अकाउंट की अगर हम एक समरी बना लें, जैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर उसकी एक समरी सी बना लेते थे, तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है। ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट की का जो है वो एक तरीका तो ये है इसको पढ़ाने का, वो ये कि भाई मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूं, एक लंबा सा फॉर्मेट हो, आपको कहूं कि इसको रटा लगा दो, चलो आओ अब सवाल करते हैं। अब जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है वो उसमें पुट करते जाएं, पुट करते जाएं, पुट करते जाएं, और आपको उसकी समझ आती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ आए या ना आए वो आपकी किस्मत, लेकिन एक फार्मूला एक फॉर्मेट जो है वो रट्टा लगाने के लिए आपको मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है। इस तरह से अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कराऊं तो एक दिन में स्टेटमेंट ऑफ सॉरी इस तरह से अगर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊं तो एक दिन में कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने आपसे ये वादा किया है कि मैं आपको चीजें कराने की बजाय समझाऊंगा। तो अब समझाने की तरफ आते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है वो आप लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। हम सबसे पहले कैश फ्लो का कैश अकाउंट का ओपनिंग इधर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द ओपनिंग, हम लोग कहते हैं जी 400,000 का ओपनिंग है। इसके बाद हम जितने भी कैश इनफ्लोज होते हैं, जब हम सेल्स करते हैं तो हम लोग कहते हैं जनाब कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब हम डेटर्स से पैसे रिसीव करते हैं हम लोग कहते हैं डेटर्स कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट। ठीक है जी। जब हम हमारे पास कहीं से और हम लोग जो है ना वो एसेट्स परचेज करते हैं, सेल्स ऑफ पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह में से कोई सेल कर दिया, यानी कि डिस्पोजल कर दिया, बेसिकली सेल्स नहीं कहना चाहिए, डिस्पोजल कहना चाहिए। जब भी हम एंट्री करेंगे हम कैश अकाउंट के अंदर ये वाली एंट्रीज करते चले जाएंगे। इसी तरीके से हमें कैश और कहाँ से आ सकता है, हमें हम सेल्स करते हैं, हम डेटर्स को पैसा, हमें कैश और कहाँ से आ सकता है, हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो हमें कुछ पैसे आते हैं। ठीक है जी। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो हमें कुछ पैसे आते हैं।
ठीक है। तो जरा सोचिए कि कैश अकाउंट में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। बिजनेस, अगर शेयर बिजनेस का कैश बेसिकली जनरेट करने की कुछ यही डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। आप सेल करेंगे, आप डेटर से पैसे लेंगे, आप डिस्पोजल जब आप करेंगे कोई एसेट, डिस्पोजल ऑफ द एसेट, जब हम शेयर इशू करेंगे, जब हम लोन्स लेंगे, हम इसे कहते हैं रिसीव द लोन। ठीक है जी। या इसमें ये हो सकता है कि अगर बिजनेस जो है वो किसी को लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई इंटरेस्ट रिसीव करता है, या कोई बिजनेस जो है अगर वो किसी को कोई चीज रेंट पे दी हुई है तो कोई अदर इनकम्स कोई हो जाती हैं, तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं जो कि बिजनेस के कैश इनफ्लोज के अंदर आती हैं। ठीक है जी। आप किसी को चीजें बेचते हैं, आप डेटर से पैसे लेते हैं, आप डिस्पोजल करते हैं। सेल से मुराद है कैश की सेल्स, डेटर से मुराद है जो आपकी क्रेडिट की सेल्स होती हैं। आप कोई एसेट डिस्पोज करते हैं, शेयर इशू करते हैं, लोन रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अदर इनकम्स वगैरह होती हैं। तो ये आपके कैश इनफ्लोज होते हैं बेसिकली। कैश आउटफ्लोज की अगर हम बात करें तो आपकी क्रेडिट साइड पे आते हैं। कैश आउटफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट करें कि आपने कुछ परचेजेस की हैं तो आपका कैश आउटफ्लो होता है, बिजनेस के अंदर से पैसा जाता है। ठीक है जी। हम परचेजेस करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इस तरह जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट्स करते हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिटर्स को पेमेंट जो करते हैं। इसी तरह से जब हम कोई नया एसेट परचेज करते हैं, न्यू एसेट जो परचेज किया है, तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, हम एंट्री करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। हम शेयर इशू करने के अगेंस्ट हमारी जो इसमें होता है शेयर बायबैक करना, जब कंपनी शेयर बायबैक करती है तो फिर उसमें क्या करते हैं जी, वो इसके अगेंस्ट पैसे देते हैं। तो लोन रिसीव कर लिया तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या वो आप लोन रिटर्न करना पड़ेगा, लोन रिटर्न। इसी तरह से जब आपने किसी से को लोन दिया हुआ है, किसी को लोन दिया हुआ है तो लोन जब आप वापस लेंगे तो लोन रिसीव बैक हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि ऐसा हो सकता है ना कि बिजनेस है किसी एम्प्लॉय को लोन दे दिया, किसी बंदे को लोन दे दिया, जिसको हम शॉर्ट टर्म एडवांसेस कहते हैं, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड है, अदर इनकम या अदर एक्सपेंसेस, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं जो आपने कैश में पे किए हैं वो सारे आप यहाँ पे लिखते हैं, तो आपके पास क्लोजिंग कैश आ जाता है, क्लोजिंग कैश, और ये आपका डेबिट और क्रेडिट साइड टैली हो जाती है। तो ये मैंने एक एग्जांपल से बनाई है कि कैश अकाउंट के अंदर कितनी आइटम्स आती हैं। तो सवाल ये है कि क्या सेल की पूरे साल में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन होती है? नहीं, सेल की तो हजारों ट्रांजैक्शंस होती होंगी। इसी तरह से डेटर से पैसे आपको हजारों ट्रांजैक्शंस में मिलते होंगे, कभी किसी से पैसे आ रहे हैं, कभी किसी से पैसे आ रहे हैं, आप एंट्री करते जा रहे हैं कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। आप बहुत कम ऐसा होता है कि आप शेयर इशू करते हैं, लेकिन यह है कि शेयर इशू जब आप करेंगे तो भी कैश अकाउंट में एंट्री होगी। तो कैश अकाउंट जो है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें सेल्स की एंट्रीज हो रही हैं, परचेजेस की एंट्रीज हो रही हैं, डेटर्स की, क्रेडिटर्स की, कैश की एंट्रीज हो रही हैं। तो ये सारा कैश अकाउंट अगर आप पूरे साल का किसी एक कंपनी का कैश अकाउंट देखें तो शायद वो 5000 सफ़ों पर मुश्तमिल होगा। हर सफ़े पे उसी तरह से एक टी अकाउंट बना होगा, एक साइड पे डेबिट एंट्रीज, एक साइड पे क्रेडिट एंट्रीज आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। तो एक बहुत बड़ा कैश अकाउंट होता है। हम लोग क्या करें, अगर फर्ज करें कि हम लोग ये करें कि कैश अकाउंट के अंदर जितनी भी डेबिट एंट्रीज हैं और जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज है, इन सब को टोटल करना शुरू कर दें, उनको क्लब करना शुरू कर दें। हम कहें कि ओपनिंग कैश है 4000 का, पूरे साल में, पूरे साल में जितनी भी सेल्स की है वो टोटल करके यहाँ पे लिख दें। पूरे साल में जितने भी डेटर्स को पे किया वो डेटर्स के आगे लिख दें। यानी कि सेम टाइप की आइटम्स को कैटेगराइज अगर हम कर दें, सारी कैटेगराइजेशंस कर दें, इकट्ठी कर दें, तो ये हमारे पास एक समरी ऑफ कैश अकाउंट बन जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ये है हमारे पास समरी ऑफ कैश अकाउंट, समरी ऑफ कैश अकाउंट। पूरे साल में जहां से पैसे आए वो सेल्स, वो अगर सेम कैटेगरी के हैं तो उनको जमा कर दें। पूरे साल में अगर 15 दफा इंटरेस्ट पे किया है तो जमा करके एक टोटल फिगर निकाल दें। पूरे साल में अगर आपने 20 नए एसेट्स परचेज किए हैं तो वो जमा करके न्यू एसेट्स के आगे लिख दें। तो एक समरी ऑफ कैश अकाउंट बन जाएगी। इस समरी ऑफ कैश अकाउंट में ओपनिंग है, कुछ चीजें ऐड हो रही हैं, कुछ चीजें लेस हो रही हैं, और आपके पास क्लोजिंग अकाउंट आ रहा है। इस समरी ऑफ कैश अकाउंट को जरा थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दें तो हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती है।
हमारे पास क्या बन जाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी कि एक तो सीधा सीधा ये है ना कि हम समरी ऑफ कैश अकाउंट रख दें, कि हम डाल दें कि भाई ये जो है ना हमारी ये तीन चीजें जो है, ये आइटम्स हैं, ये सारी की सारी, ये सारे प्लस हो रहे हैं, ये सारे माइनस हो रहे हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको कहता है कि यार जरा थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को मजीद मीनिंगफुल बना दो। यही चीजें होंगी सारी की सारी, लेकिन इनको एक ऐसी तरतीब में लिख दें कि पढ़ने वाले को समझ आए। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहता है कि भाई आप जो है ना ओपनिंग कैश लिखें, ओपनिंग कैश, और इसमें सबसे पहले वो वाली सारी आइटम्स लिखें, वो वाले सारे आइटम्स लिखें जो कि ऑपरेशन से जिनका ताल्लुक है, जिनका ऑपरेशन से ताल्लुक है। ठीक है जी, वो वाली तमाम आइटम्स लिखें जिनका ऑपरेशन से ताल्लुक है। तो हम जनाब लिखेंगे ऑपरेशन से हमारा ताल्लुक है वो तमाम आइटम्स जो जो सेल्स हैं, जो डेटर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, जो परचेजेस हैं, ये सारे हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं। तो इन सारी कैश फ्लोज को जब हम यहाँ पे लिख देंगे तो हम उसे बता रहे हैं कि भाई बेसिकली हमारा डेटर से, क्रेडिटर से, सेल्स वगैरह से हमारा क्या क्या पैसे आए और गए। इसी तरह से अदर एक्सपेंसेस, ये हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो हम एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब आप बस, मैं आपको एक जनरल सा स्केच बना के दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें होंगी। हमने सेल्स जो है ये हमारी ऑपरेशन से ताल्लुक रखती है, डेटर्स हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक रखते हैं, परचेजेस, क्रेडिटर्स, इसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं होता। हाँ, ये अदर एक्सपेंसेस, आपने जो जो सैलरीज पे की हैं, जो आपने रेंट पे किए हैं, जो आपने जो एक्सपेंसेस, जो ओवरहेड्स वगैरह पे किए हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, जो सारे के सारे एक्सपेंसेस पे किए हैं। ठीक है जी, तो जितने भी एक्सपेंसेस पेड हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपका एक सेक्शन बन जाएगा ऑपरेशंस का। दूसरा उसने कहा कि एक आप सेक्शन बनाएं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर चीजें लिखें। तीसरा आप सेक्शन बनाएं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ठीक है, ऑर्डर फर्क भी हो सकता है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि बजाय इसके कि ऊपर नीचे लिख दें, आप उनको 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर दें। हर हेडिंग में क्या क्या आएगा वो भी अभी बताता हूं, और ये सारा कुछ इकट्ठा करें, ओपनिंग कैश लिखें, हर एक के ऑपरेशंस, अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लोज लिखें, तो आपके पास क्लोजिंग कैश फ्लोज आना चाहिए, क्लोजिंग कैश का बैलेंस आना चाहिए। तो जनाब ये क्या है, बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये आपकी कैश अकाउंट की समरी है, जिसमें क्या किया गया है कि कैश की सारी आइटम्स को जमा किया गया है, क्लब किया गया है, सारी सेल्स इकट्ठी कर ली, सारे डेटर्स इकट्ठे कर लिए, सारे परचेज, क्रेडिटर्स, न्यू एसेट्स, हर चीज इकट्ठी कर ली, और फिर उनको यहाँ पे कैटेगराइज करके लिख दिया गया है। ठीक है जी, जो चीजें डेबिट साइड पे आ रही थी उनको पॉजिटिव रहने दिया, जो चीजें क्रेडिट साइड पे आ रही थी उनको माइनस में लिख दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे परचेजेस नेगेटिव साइड पे आ रही थी, उनको माइनस में लिख दिया, क्रेडिटर्स को पेमेंट जो थी वो माइनस में लिख दी, एक्सपेंसेस माइनस में लिख दिए। तो हम जब जमा करेंगे इन सब को तो हमारे क्लोजिंग कैश के इक्वल आ जाएगा सारा कुछ, क्योंकि यही वाली फिगर्स है ना। अगर हम ओपनिंग में सारे डेबिट ऐड करें, क्लोजिंग क्रेडिट्स माइनस करें, तो क्लोजिंग कैश जो है वो हमारा आ ही जाना चाहिए, हमारा क्लोजिंग कैश आ जाएगा। तो हमारा जो क्लोजिंग कैश है वो सारा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो जनाब इस स्टेटमेंट को, इस फॉर्मेट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब फाइनेंसिस के हवाले से जो हमारा जो इन्वेस्टर है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि कंपनी ए और बी जो है इन दोनों के प्रॉफिट्स में फर्क है, तो वो इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेगा। वो कहेगा अच्छा बताओ कि कंपनी ए ने ऑपरेशंस से कितना कैश जनरेट किया, तो वो बहुत ज्यादा होगा। कंपनी बी ने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट किया, वो कम होगा। इसी तरह से वो देखेगा कि भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हुआ, तो कंपनी ए जो है जो एसेट्स को डिस्पोज नहीं कर रही, उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कुछ नहीं होगा। कंपनी बी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक एसेट का डिस्पोजल नजर आ रहा होगा, तो वो फौरन से पता चल जाएगा कि भाई पैसे तो उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये बिजनेस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, क्योंकि बिजनेस ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से सस्टेन नहीं करना होता, बिजनेस ने अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से सस्टेन करना होता। तो जनाब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कैश अकाउंट की समरी होती है, और इस कैश अकाउंट की समरी में हम लोग थोड़ी सी जरा अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। हम इसमें कुछ फॉर्मेट बना देते हैं, हम बजाय इसके कि हम लोग वही ऐसे ही एक टी अकाउंट सी समरी बना दें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उस इंफॉर्मेशन को रीअरेंज करते हैं। फिगर्स सारी वही होती हैं, कोई फिगर ना मिस करनी है ना कोई एक्स्ट्रा ऐड करनी है, फिगर सारी वही होती है, बस उसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि मजीद मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाई जा सके।
ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर एक और काम करते होते हैं हम लोग जो है ना, बजाय इसके कि ओपनिंग कैश से शुरू करें, हम लोग सिर्फ सारी की सारी डेबिट्स और सारे के सारे क्रेडिट्स लिखते हैं और एंड पे लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज। ठीक है जी, जिसे हम नेट कैश फ्लो भी कहते हैं। फिर इसमें ऐड करते हैं हम ओपनिंग कैश फ्लोस। वो जो ओपनिंग ऊपर ऐड करना है, यहाँ पे ऐड किया हुआ था, हम लोग यहाँ से निकाल के नीचे ले आते हैं, हम ओपनिंग कैश लिखते हैं और ये हमारा जो है वो क्लोजिंग कैश के इक्वल आ जाता है, क्लोजिंग कैश के इक्वल जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश अकाउंट्स, कैश इनफ्लोस। अच्छा, एक सवाल, क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री कैश में होती है? क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री कैश अकाउंट में होती है? तो जवाब है जी नहीं। डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन की एंट्री कैश में नहीं होती। इसी तरह से बैड डेट अकाउंट की एंट्री कैश में नहीं होती। हर वो एसेट, हर वो आपका एक्सपेंस जो कि कैश में नहीं हो रहा, जो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसका कैश में कोई इंपैक्ट नहीं होता, उसका कैश अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं होता। ठीक है जी। हर वो एंट्री जो कि नॉन कैश है, उसका कैश अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं होता, देयरफॉर वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। देयरफॉर इस वजह से वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। तो बस आपने किसी भी एडजस्टमेंट को समझते हुए ये देखना है कि यार इसकी एंट्री कैश में है, कैश या बैंक, ये दोनों चीजें मिला के इनको कैश ही कहते हैं। ठीक है जी। इसमें कैश में एंट्री है कि नहीं है, अगर होगी तो हम उसका टोटल जो है वो इक्वल करेंगे कैश फ्लो के इक्वल। ठीक है जी। सो बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो आपके कैश की ओपनिंग और क्लोजिंग को रिकंसाइल करती है कि भाई देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मैंने स्केच सा बनाया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ओपनिंग कैश जो है वो 147,039 था और क्लोजिंग कैश 509,361 था। तो इन दोनों के दरम्यान में चेंज हुआ है ना। अब एक इन्वेस्टर की देखकर खुश होगा, छोटा इन्वेस्टर, वो जिसने सिर्फ FAR 1 में कैश फ्लो का जो क्वेश्चन था या कैश फ्लो का जो टॉपिक था वो स्किप किया होगा, वो बंदा जब इन्वेस्टमेंट करने बैठेगा तो वो देखेगा कि वाह जी वाह, बड़ी बात है, 1,47,000 जो था इसके पास पहले था 5,09,000 हो गया, कैश तो 3 गुना बढ़ गया है, तकरीबन 3 गुना हो गया है। तो ये तो बड़ी जबरदस्त कंपनी है। लेकिन बहरहाल जो बच्चा थोड़ा सा भी गौर से कैश फ्लो की क्लास में बैठा होगा वो ये सोचेगा यार इसमें जरा इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट तो देखें, कैश फ्लो में ये पैसे कैसे बढ़ गए हैं, किधर किधर से आए हैं, क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितने आए हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितने आए हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितने आए हैं। और जब हमें ये पता चल जाएगा कि कितने कितने आए हैं तो फिर हम इसके बारे में कोई डिसीजन ले सकेंगे। तो बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है ये सिर्फ और सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट के आउटफ्लोज और इनफ्लोज की बात करती है। वो आइटम्स जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं वो हमारे इस चैप्टर में हमने उनका जिक्र ही नहीं करना और उनकी फिक्र ही नहीं करनी। सारे नॉन कैश आइटम्स जो हमारे कैश फ्लोज के अंदर होते हैं उनको हमने इग्नोर कर देना है। मुझे पता है इसको इग्नोर कहते हैं, लेकिन मैं इग्नोर इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ज्यादा जोर से ये बात याद रहे। किसी भी बिजनेस के कैश इनफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं ये बात हम कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कहा है कि सेल्स मेड ऑन कैश, जब आप कैश के ऊपर सेल्स करते हैं तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसी तरीके से कस्टमर से जब आप पैसे कलेक्ट करते हैं जो कि हम लोगों ने डेटर्स का अकाउंट में लिखा था, एसेट को डिस्पोज करते हैं, डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट विच इज नॉट योर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसी तरह से जब आप नए शेयर इशू करते हैं किसी पैसों के ऊपर तो वो आपकी मेन एक्टिविटी होती है। देखिए ना, कभी कभार आप शेयर इशू करते हैं ना, शेयर स्प्लिट करते हैं, शेयर कंसोलिडेशन करते हैं, बोनस पे शेयर इशू करते हैं, तो ऐसे में कोई प्राइस नहीं होती जिसके ऊपर आप इशू करते हैं। तो जो शेयर आपने प्राइस के ऊपर इशू नहीं किए, जो आपने फ्री दिए हैं या जो कंसोलिडेशन या शेयर स्प्लिट किया है, उसका इंपैक्ट कैश फ्लो में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आप एक प्राइस के ऊपर शेयर इशू करते हैं, कोई लोन आपने रिसीव किया है। इन तमाम चीजों को हम लोग इनफ्लो कहते हैं और इनफ्लो को हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जितने भी आपके इनफ्लोज होंगे वो आपने पॉजिटिव के साथ प्रेजेंट करने हैं। ठीक है जी, पॉजिटिव साइन के साथ लिखने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अब आउटफ्लोज की बात करते हैं। आउटफ्लो का मतलब ये होता है एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन कैश पेमेंट्स, जिसकी वजह से कैश आपके बिजनेस से बाहर जाएगा। आपने परचेजेस कर ली कैश के ऊपर, आपने कैश पे किया क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को, आपने परचेजेस की है नॉन करंट एसेट्स की, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने परचेज किया, बाय बैक ऑफ शेयर्स, लोन की रीपेमेंट की है और कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे किए। ये सारी वो चीजें हैं जो क्रेडिट साइड पे आती हैं अकाउंट के, जो कि हमने यहाँ पे अभी अकाउंट बनाया भी है। ठीक है, जो क्रेडिट साइड पे ये वाली सारी चीजें आ रही हैं।
ठीक है जी। और इनको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ प्रेजेंट करते हैं, ये बात भी मैंने आपको बताई है कि इनको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है इनके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है जी। कैश और कैश इक्विवेलेंट की बड़ी डिटेल्ड गाइडलाइंस स्टैंडर्ड ने दी है। उसने कहा है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है, और इससे मुराद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी कि आपके पास बैंक में कैश पड़ा हुआ है या आपके पास हाथ में कैश है, वो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। फिर होता है जी कुछ बॉन्ड्स। देखिए किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, आपने बॉन्ड लेकर रख लिए। नॉर्मली ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, ट्रेडेबल सिक्योरिटी होती है। ट्रेडेबल सिक्योरिटी या मार्केटेबल सिक्योरिटी का क्या मतलब है? देखिए कोई चीज है जो आप मार्केट में जाके बेच सकते हैं, जिस दिन आप बेचना चाहें आप उस दिन बेचेंगे और एक आध घंटे में आपके हाथ में उसके पैसे आ जाएंगे। इस तरह की के शेयर्स को, इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मेंटेन करते हैं। यानी कि हर वो चीज जो कि फौरन से कैश में कन्वर्ट हो सकती है, आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप ले जाएं और आप जाके मार्केट में कहें कि यार ये मैंने बॉन्ड बेचना है, तो आपसे परचेज कर लिया जाए। सिमिलरली शेयर्स जो कि आपने मार्केट से परचेज किए हैं, आप स्टॉक मार्केट में गए, आपने वहां से शेयर परचेज किए। अच्छा वो शेयर्स थे किसी ऐसी कंपनी के जिसके शेयर्स मार्केट में नॉर्मली ट्रेड होते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एनरोल्ड है, रजिस्टर्ड है। आप आज उसके शेयर परचेज करना चाहते हैं, आपने परचेज कर लिया। आप कल उसके शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो आप कल अपने ब्रोकर को फोन करेंगे, यार बेच दे, तो वो बेच देगा। जैसे लकी भास्कर ने कहा था बेच दे, तो उसने बेच दिए थे। तो इसी तरह से शेयर्स परचेज करना, और शेयर जो होते हैं जो आपने परचेज किए हुए हैं, वो जब आप सेल करने के लिए जाना चाहें, जिस वक्त आप सेल करना चाहें आप उस वक्त सेल कर सकते हैं, तो वो भी आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शामिल होते हैं। उन्हें हम हाईली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं, हाईली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड भी समझ लिया, कैश इन हैंड भी समझ लिया। हाईली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यानी कि बिल्कुल ऐसी जिसके नीचे मैंने छोटा सा लिखा भी हुआ है, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश। रेडिली कन्वर्टेबल का मतलब है कि रेडी पड़े हुए हैं, आप जिस वक्त मर्जी बेचना चाहें आप बेच सकते हैं। तो इनको हम कैश और कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, विच आर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया, वो लोन डॉक्यूमेंट, वो लोन जो आपने किसी को दिया हुआ है और वो लोन डॉक्यूमेंट आप मार्केट में इजीली बेच सकते हैं। बॉन्ड्स की एक मार्केट होती है। ठीक है जी। कुछ लोग इसको ना प्राइस बॉन्ड समझते हैं, जो प्राइस बॉन्ड हम लोगों ने देखे होंगे, तो प्राइस बॉन्ड की तरह ही होते हैं ये, लेकिन ये एग्जैक्टली वो वाले प्राइस बॉन्ड नहीं होते जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया हुआ है। ठीक है जी। प्राइस बॉन्ड जो है वो, बल्कि आप प्राइस बॉन्ड भी अगर आप जेन में लाएं, तो प्राइस बॉन्ड भी आप कहीं पे जाके बेच सकते हैं। नॉर्मली जो प्राइस बॉन्ड होते हैं वो एक ट्रेडेबल सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान के नोट की तरह उसकी भी वैल्यू है, लेकिन हमारे दुकानदार रिसीव नहीं करते, उनको पता नहीं होता इस चीज का। वो कहते हैं यार ये पता नहीं क्या है, मुझे असल वाला नोट दो जिसपे बाबा कायदे आजम की तस्वीर है। ठीक है जी। तो वो बॉन्ड जो होता है ये बेसिकली हाईली लिक्विड होता है, फौरन से जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। आगे चलते हैं। एक चीज बीच में रह गई, विच इज डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है जी। ये क्या चीज होती है? ये आजकल शायद इतना ज्यादा आप लोगों को नजर ना आए, ये शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन एक डिमांड ड्राफ्ट एक चीज होती है जो कि एक चेक होता है। ठीक है। और वो चेक जो है वो किसी बंदे के नाम पे इशू किया जा सकता है। आप बैंक के पास जाते हैं और आप अपने नाम पे डिमांड ड्राफ्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। वो एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है कि ये एक कागज है जिसके ऊपर इतनी अमाउंट लिखी हुई है, और फला बैंक, फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक ने इसको ऑफर किया है, तो नेशनल बैंक जो है फला बंदे को फला डेट पे ये कैश देगा। ठीक है। ये कैश जो है कि नेशनल बैंक फला बंदे को फला डेट पे देगा। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है बेसिकली ये कैश से ज्यादा सिक्योर होता है। ठीक है। ये सॉरी, ये चेक से ज्यादा सिक्योर होता है। चेक क्या होता है? चेक होता है जब मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैं आपको एक चेक लिख के दूंगा, पेमेंट आपको दे दी, मैं चेक मैंने आपको दे दिया, आपने वो चेक ले लिया, आप अपने वॉलेट में डाल के वो चेक भूल गए, वो कैश आपके पास नहीं आया, वो कैश अभी भी मेरे पास है। आप वो कैश चेक लेकर बैंक के पास जाएंगे, बैंक को कहेंगे भाई ये एक जाजेब साहब ने मुझे पेमेंट किया है, तो ये जरा मेरी पेमेंट क्लियर कराएं। बैंक वो पेमेंट रिसीव कर लेगा, चेक रिसीव कर ले। अभी तक कैश पैसे मेरे पास हैं, बैंक भूल गया फर्ज करें 10 दिन तक, वैसे ऐसे होता तो नहीं है, लेकिन आपको समझाने की गर्ज से बता रहा हूँ कि फर्ज करें बैंक 10 दिन तक भूल गया, वो पैसे अभी भी मेरे पास हैं क्योंकि वो मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो जनाब जब बैंक मेरे बैंक से कहेगा कि जाजेब साहब ने इस बंदे को चेक लिख कर दिया है, तो इस बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के उस बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो यानी कि ट्रांजैक्शन तब होगी जब
उस बंदे का बैंक यानी कि आपका बैंक मेरे बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि ये चेक है, चेक कर लें, जाजिब साहब के साइन है, इन्होंने पैसे देने हैं तो जरा मुझे दे दे ताकि मैं उस बंदे के अकाउंट में ऐड कर दूं। तो चेक में जो पेमेंट होती है, चेक में जो पेमेंट होती है वो लेट होती है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे ही मैं, डिमांड ड्राफ्ट भी एक चेक की तरह ही होता है, ये भी एक चेक ही होता है, थोड़ा सा जरा बड़ा चेक होता है। यानी कि आप समझ लें कि जिस तरह से लंबा चेक होता है ना एक, वो थोड़ा सा जरा हाफ पेज का कागज होता है, वो चेक ही होता है। वो जब हम इशू करते हैं तो हम खुद इशू नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। हम अपने बैंक के पास जाएंगे कि मैंने फॉर एग्जांपल मिस्टर अली को पेमेंट करनी है, तो मुझे उसका डिमांड ड्राफ्ट बना दें। बैंक डिमांड ड्राफ्ट बना देगा। जब बैंक डिमांड ड्राफ्ट बना देगा तो वो ऑटोमेटिकली कुछ पैसे आपके अकाउंट से उस वक्त निकल जाएंगे। वो चेक भी आपके पास है लेकिन आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं होंगे। आप रख के भूल गए, कोई बात नहीं, आपके अकाउंट में वो पैसे नहीं है, वो अब एक सस्पेंडेड अकाउंट में पड़े हुए हैं। एक ऐसा अकाउंट है जो सस्पेंडेड है, जिसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो आपके बैंक ने निकाल के उस सस्पेंडेड अकाउंट में डाल दिए पैसे, उसको अब आप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आपने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया। डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आप अगले बंदे को पे करते हैं। उस बंदे को टेंशन नहीं है कि उसने बैंक को पे करना है, बैंक में जमा कराना है। उसको पता है कि मैं अब वो पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि मैंने डिमांड ड्राफ्ट बना लिया। वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद वो डिमांड ड्राफ्ट का जो चेक है वो अपने बैंक के पास लेकर जाएगा। वो कहेगा कि जाजेब साहब के बैंक से मेरी ये पेमेंट क्लियर कराएं, तो वो पेमेंट जो है वो मेरे बैंक से मिल जाएगी उसको। फर्क क्या है कि मेरे अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट के केस में पैसे निकल गए जैसे ही मैंने डिमांड ड्राफ्ट साइन किया। और चेक में क्या होता है, चेक में से मेरे अकाउंट से पैसे तब निकलते हैं जब आप अपने बैंक में जाके मेरा चेक जमा कराएंगे क्लियरिंग के लिए। तो अगर मेरे पास कोई डिमांड ड्राफ्ट है तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उस बंदे के अकाउंट से वो पैसे निकल चुके हैं, मैंने बस बैंक जाना है और मेरे अकाउंट में वो पैसे आ जाने। इसे हम डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। तो ये चेक की तरह ही होता है जिसमें पेमेंट फौरन हो जाती है जैसे ही चेक प्रोसेस होता है। तो ये सारी की सारी चीजें, इनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं और इनको कैश फ्लो के अंदर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर जमा करके लिखना चाहिए। तो ये तो बात होगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। अब हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिकली जो हमारी जो कैश फ्लो की एक्टिविटीज हैं ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती हैं जो मैंने पहले भी आपको बताई है। एक होता है जी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी होती है जी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरी होती है जी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इनके लिए मैं एक एक लफ्ज बोलूंगा और आपने उसी लफ्ज को जहन में रखना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले फाइनेंस आपको कहां कहां से मिलेगा। एक बिजनेस जब शुरू होता है तो वो फाइनेंस कहां कहां से लेता है, या तो वो कैपिटल लेगा, या तो वो ओनर से लेगा जिसे हम शेयर इशू करना कहते हैं, ठीक है जी, या तो वो ओनर्स से लेगा यानी कि कैपिटल, या दूसरा ये है कि थर्ड पार्टी से लेगा यानी कि लोन्स। बिजनेस जो है वो किसी बैंक से लोन ले सकता है, किसी इंडिविजुअल से लोन ले सकता है, वट एवर। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हर उस एक्टिविटी को कहते हैं जिससे बिजनेस में फाइनेंस आता है शेयर कैपिटल या बोरोइंग की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग वो 5 बेसिक हेड ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो उसमें से 2 हेड ऑफ अकाउंट्स की चेंजेस इधर आती हैं। 2 हेड ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं, आपका कैपिटल और आपकी लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लोन्स वगैरह की एडजस्टमेंट इधर आती है जब आप किसी से लोन लेते हैं। तो वो एक्टिविटीज हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में करनी होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग अपने कैश फ्लोज की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करेंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। वो है जनाबे वाला, जब हम शेयर इशू करते हैं, जब हम लोन रिसीव करते हैं, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, जब हम शेयर बायबैक करते हैं, जब हम लोन रिटर्न करते हैं, या किसी को हमने लोन दिया हुआ है तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। ये 6 चीजें जो है ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं, ठीक है जी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से क्या मुराद होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से मुराद होती है जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अब यहां पे इसकी ये मीनिंग्स है कि जब आप कोई एसेट परचेज करते हैं, एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, जब आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, जब आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, ठीक है जी, तो आपने एसेट्स परचेज किए, ठीक है। फिर इसी तरह से जब आप एसेट डिस्पोज करते हैं तो वो भी आएगा। जब आपने किसी और, या आपने किसी और के ऊपर इन्वेस्ट किया,
या आपने किसी और के ऊपर इन्वेस्ट किया और उसके शेयर्स परचेज किए। तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती हैं। आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिया, आपने आईएस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की, आपने कोई भी काम ऐसा किया जो कि आपके पीपी वाली कैटेगरी में आते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। और फिर उसके अलावा जो कुछ भी आपने काम किया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, जो कि आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। तो इसमें दो चीजें आती है, नंबर वन वो तमाम चीजें जो आपकी प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी जनरेटिंग एक्टिविटीज है, और दूसरा आपकी वो तमाम एक्टिविटीज जो कहीं और कैटेगराइज नहीं हो रही है। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि इन्वेस्टिंग समझ लो क्या होता है, फाइनेंसिंग समझ लो क्या होता है, बाकी जो कुछ भी है कूड़ा करकट वो उठा के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डाल दो। ठीक है जी, तो इसको मजीद डिटेल से समझेंगे और हर एक पार्ट को हम लोग जो है ना वो डिटेल से समझेंगे। अच्छा जी, तो कैश फ्लो की बात हम करते हैं, हम लोग सारे के सारी एडजस्टमेंट जो है वो लिखते हैं और उसके बाद हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं। तो क्यों ना एक छोटी सी कैश फ्लो बनाई जाए, आप लोगों की जिंदगी की पहली कैश फ्लो। इस वक्त इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने मौजूद है। 31 दिसंबर ईच ईयर के लिए जो है 2021 और 2022 की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो बेसिकली हमने ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी होती है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब हम ये तीनों जो है ये जमा करते हैं और हमारे ओपनिंग कैश फ्लोज के अंदर लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाता है। तो इसी तरह से हम लोग इसको शुरू करेंगे। हम लोग कहेंगे इसका फॉर्मेट होता है जी, कंपनी का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ए कंपनी, अगर कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ तो मैं ए कंपनी लिख देता हूँ। इसके बाद लिखते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होती है ये एक एक्टिविटी बेस्ड स्टेटमेंट होती है, इसलिए ये पूरे साल की होती है, वो एक पीरियड के लिए होती है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 20x1। ठीक है जी, ये हमारी कैश फ्लो होती है। हम लोग जो है ना 2 सालों की बनाते हैं कंपैरेटिव, 20x1 और 20x0 की, 2021 और 20 है, तो x की जगह पे मैं 21 और 20 लिख देता हूँ। ठीक है जी, ओके। कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली ये तीनों चीजें हमने लिखनी होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये तीनों इसी ऑर्डर में लिखनी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऊपर लिखते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नीचे और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज उससे नीचे। 2020 की जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 749,109, और ये है हमारी कैश इनफ्लोज, पॉजिटिव है ना, यानी कि ऑपरेशन से हमने बेनिफिट हासिल किया है, ऑपरेशन से हमें 749,000 का जो है वो कैश फ्लो हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन से हमें 749,000 का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट के अंदर कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं। देखें, प्रॉफिट के अंदर नॉन कैश आइटम्स भी शामिल होते हैं। अगर हम उनको वापस एडजस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दें, अगर हम उसके अंदर जो है वो प्रोविजन ऐड बैक कर दें, यानी कि वो तमाम चीजें जो हमारी नॉन कैश आइटम्स है वो एडजस्ट करते हैं, तो हमारे कैश फ्लोज आ जाते हैं। खैर, ये कैलकुलेट करना भी हम सीखेंगे, सारा कुछ सीखेंगे, लेकिन अगर आपको बिल्कुल कैश फ्लो की स्टेटमेंट की समझ आ रही है तो बड़ी आसानी होगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 749 है। अच्छा जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट करनी होती है आपने अपने अंदर या किसी और के अंदर। तो आपने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी होती है, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, अपने एसेट्स को बेहतर करके। तो इसका ये मतलब है कि 2.1 मिलियन के कोई एसेट्स कंपनी ने परचेज किए हैं, 2136678, ये हम लोग माइनस में लिख देंगे। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 953,396, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कुछ शेयर्स वगैरह इशू किए हैं या कुछ लोन्स वगैरह लिए हैं, जिसकी वजह से ये आपका टोटल जो है वो आ रहा है। तो जब हम लोग इनको जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा जी कैश फ्लोज, इन्हें हम नेट कैश फ्लोज कहते हैं, नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर। इन तीनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश फॉर द ईयर। ओपनिंग कैश है हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज 11,71604। ठीक है जी, और हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू क्लोजिंग कैश फॉर द ईयर, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक हो गया जी। अब जरा इसका टोटल करते हैं और फिर देखते हैं, आप लोगों ने आई एम श्योर के साथ में कर लिया होगा। 749,109 माइनस 2136,678 प्लस 953,396, तो ये आपके पास बनता है जी माइनस के अंदर, यानी कि कैश आउटफ्लो है टोटल 434,173 का। और जब हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश फ्लोज, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
तो आपके पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है 737431, राइट। तो ये होगा जी हमारे पहले साल के यानी कि पिछले साल की कंपैरेटिव फिगर्स। आपको पता है कि हमने कंपैरेटिव फिगर्स बतानी होती है साथ में। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिल्कुल उसी तरीके से है 1934951। अब आप लोगों ने ये जमा करने हैं तीनों, मैं बार बार कैलकुलेशंस नहीं करूंगा। 1360941 ये भी जमा करें। और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है जनाब 3757452। ये आपने ऐड करना है, तो जरा मुझे टोटल बताएं कितना बनता है। अच्छा, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो पिछले साल का क्लोजिंग है वही इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो है जी 737431, और फिर हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएंगे यहाँ पे, वो देख लेते हैं वो कितने होंगे जी जनाब। 481577 ये लें जनाब। और जब हम इसमें ओपनिंग ऐड करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बनेगा। इसके अंदर हमने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करना है क्योंकि दोनों का साइन सेम है जी जनाब। तो ये हमारे पास 1219008 जो है ये हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बन गया। तो ये एक बेसिक स्केच होता है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी हैं, हमने 3 हेड्स देखे हैं। पहला हेड क्या है जी, पहला हेड है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। वन बाय वन अब हम चलते हैं। सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अक्वायर करके, या इंटेंजिबल एसेट्स या कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो आप अक्वायर करके, तो ये आपका आउटफ्लो हो जाएगा। जितने का आपने एसेट परचेज किया है वो आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड इससे रिलेटेड जो वो आपकी इन्वेस्टिंग इनफ्लोज हो सकती है, वो ये है कि आपने प्रॉपर्टी बेची है तो उससे आप कैश की रिसीट्स कर लें। आपने इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स बेचे हैं तो आपको जो कैश रिसीट हो रहा है वो आपका कैश इनफ्लो होगा। इसी तरह से आपने कोई इक्विटी या डेट इंस्ट्रूमेंट किसी भी कंपनी का अक्वायर किया है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये है कि आपने उसके शेयर्स लिए हैं, और डेट इंस्ट्रूमेंट से मुराद ये है कि आपने बॉन्ड्स लिए हैं, ठीक है, किसी भी अदर एंटिटी का। और जब आप उसे बेचेंगे तो आपको सेल होगी तो कैश रिसीट फ्रॉम सेल उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ जाएगी। आपने किसी को एडवांसेस दिए हैं, आपने को लोन्स दिए हैं किसी को भी, अदर पार्टीज को, किसी को भी, थर्ड पार्टी को, किसी कंपनी को, स्टाफ्स को, ये सारे के सारे हमारे जो है ये इन्वेस्टिंग आउटफ्लोज होते हैं। और कंपैरेटिवली जब उनसे कैश रिसीव होगा तो ये हमारे इन्वेस्टिंग इनफ्लोज होंगे। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है ये तो इसमें सिंपल है, इसमें काफी लिमिटेड सी चीजें हैं कि आप जब किसी को कैश देंगे, किसी पे कैश इन्वेस्ट करेंगे या अपने ऊपर कैश इन्वेस्ट करेंगे, तो इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। तो जनाबे वाला एक सवाल देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। उसमें उसने कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है और हमें कहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो आइडेंटिफाई करें, कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अगर आप बात करें, उसने कहा जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज से क्या मुराद है, ये वो सिक्योरिटीज है जो कि मार्केट में ट्रेड हो रही होती हैं, ठीक है, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स। मार्केटेबल सिक्योरिटीज से मुराद होती है शेयर्स। फॉर 22 बिलियन 22 बिलियन की परचेज की है, आउट ऑफ विच 30% आर हाईली कन्वर्टेबल रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश। अच्छा, ये बात हमने की है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी में से वो वाली सिक्योरिटीज जो कि हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश होती हैं, वो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है, वो आपकी कैश और कैश इक्विवेलेंट में आती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। तो जो 22 मिलियन है ये सारा का सारा आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, बल्कि इसका 30% जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्वालिफाई होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग बात करें कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं जी रुपीस इन बिलियंस। तो हमारे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा जी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या क्या है, 22 बिलियन की सिक्योरिटीज हैं, लेकिन उसका सिर्फ 70% हम यहाँ पे लेंगे। देखिए हमने परचेज की है मार्केटेबल सिक्योरिटीज 22 बिलियन की, लेकिन उसमें से 30% जो है वो हाईली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। इसका मतलब है कि जो रिमेनिंग 70% है वो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आनी चाहिए। तो 22 बिलियन का 70% कितना होता है जी, 22 मल्टीप्लाई बाय 70, तो ये आपका बनेगा 15.4 बिलियन। अब अगला सवाल ये है कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये हमें यहां से पता चलेगा कि हमने किया क्या है। हमने परचेजिंग्स की है, परचेजिंग से कैश का आउटफ्लो होता है, इट मींस कि हमें इसके साथ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा।
तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हमने परचेज की हैं, हमने इन्वेस्ट किया है किसी और कंपनी में, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जाएगा। हमारा ऑपरेशंस नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमारा ऑपरेशन जो है वो कोई और है, को काम करना है, लेकिन हम लोगों ने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट किया है कुछ अदर इनकम्स हासिल करने के लिए। इसी तरह से पेमेंट मेड, ले जनाब एक और चीज आ गई, पेमेंट की है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपकी नेगेटिव कैश फ्लोज है। फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7.7 बिलियन, आपने एसेट्स परचेज किए हैं, इसको मैं कह रहा हूं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है। देखिए ना, वो कहते हैं ना अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करो, अपने आपको बेहतर करो, अपने आप अपनी लाइफ को बेहतर करो, इसे हम उर्फे आम में कहते हैं यार अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना से मुराद ये है, जो मैं ले रहा हूँ वो ये है कि आपने कोई अपने लिए कोई चीज परचेज कर ली है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो हम लोग कहेंगे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अब सवाल ये है कि आपने यहाँ पे अमाउंट क्या लिखनी है? अमाउंट हमेशा वो लिखनी है जो कैश लिया या दिया है। जब भी आप एसेट परचेज करेंगे या एसेट डिस्पोज करेंगे, कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी लेंगे या देंगे, उसमें सिर्फ एक चीज रेलिवेंट है, वो है उसका कैश लिया या दिया। जो उसका कैश आया है या गया है वो आएगा सिर्फ इसमें। तो अगर आप बात करें मार्केटेबल सिक्योरिटीज की, तो परचेज सॉरी ये पेमेंट फॉर द एक्वायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी और प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7.7 बिलियन, तो 7.7 बिलियन सीधा सीधा हमारा यहाँ पे कैश आउटफ्लो है। तीसरी चीज पेमेंट, अगेन नेगेटिव अमाउंट आएगी, पेमेंट है। बिजनेस एक्विजिशन ऑफ 20 बिलियन, आपने कोई बिजनेस एक्विजिशन कर ली है, किसी और बिजनेस में एंट्री कर ली है, बिजनेस एक्विजिशन, कोई आपने चलता चलाता बिजनेस ले लिया है, तो ये भी तो जनाब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आपने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अगला सवाल, सोल्ड, आपने सेल किया है, सेल करने से क्या होगा, आपके पास कैश आएगा, तो पॉजिटिव साइन आपका आएगा आपकी अमाउंट के साथ। मेच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ऐसी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो मेच्योरिटी पे सेल होती हैं, सोल्ड एट मेच्योरिटी, ये बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज से मुराद है शेयर्स, आपने कोई शेयर्स परचेज किए हुए 26.7 बिलियन के, आपने शेयर्स बेचे हैं 26.7 बिलियन के, विच वर परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 21 बिलियन इन प्रीवियस ईयर्स। यानी कि आपने कुछ शेयर्स परचेज किए हुए थे जो फौरन नहीं बिक सकते थे, उस पर लिखा हुआ था कि ये आपने मेच्योरिटी पे बेचने हैं, यानी कि ये हाईली लिक्विड नहीं है। अगर ये हाईली लिक्विड होते तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाते। उसने कहा है कि सोल्ड एट मेच्योरिटी, आपने मेच्योरिटी में सेल किया मार्केटेबल सिक्योरिटीज फॉर 26.7 बिलियन, तो आपके पास जो कैश इनफ्लो आया है, जो आपके पास कैश इनफ्लो आया है वो 26.7 बिलियन, विच वर परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 21 बिलियन, जो 21 बिलियन पे परचेज हुए थे प्रीवियस ईयर्स में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ सिक्योरिटीज एट मेच्योरिटी, यानी कि वो वाली सिक्योरिटीज जो हमने मेच्योरिटी पे सेल कर रही थी। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बना रहे। हम ये नहीं देख रहे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि हमें कैश इनफ्लो कितना हुआ है। अब आपको अपनी सोच भी चेंज करनी होगी, आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करना, आपने कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फाइंड आउट करना है कि इसको बेचने से प्रॉफिट कितना आया है। तो कैश फ्लो लिखना है, यानी कि 26.7 बिलियन जो है ये लिखना है हमने। हमने ना तो 21 बिलियन लिखना है ना ही 5.7 बिलियन लिखना है जो प्रॉफिट है। हम प्रॉफिट की स्टेटमेंट में आ रहे हैं, जब हम स्टेटमेंट ऑफ लॉस बनाएंगे फिर प्रॉफिट लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ बना रहे हैं तो प्रॉफिट लिखेंगे, जब कैश फ्लो फिर कैश फ्लो लिखेंगे। अच्छा, तो कैश फ्लो तो दो हुए हैं, 26.7 बिल हुआ है और वो पिछले साल का है। तो ऐसा हो सकता है, अब मेरा ये सवाल है कि हम कह रहे हैं कि 26.7 बिलियन लिखना है या 21 बिलियन लिखना है। पहले हम लोगों ने बात की थी कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे होंगे तो उस वक्त हम प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करके प्रॉफिट एंड लॉस उस स्टेटमेंट में लिखेंगे। अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज,
तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर कैश फ्लो लिखनी है, और जो कैश फ्लो है वो कितनी है, कैश फ्लो है दो है, 26.7 बिलियन भी है और 21 बिलियन भी है। 21 बिलियन का लिया था, 26.7 बिलियन का बेचा है, तो हम इन दोनों में से कौन सी कैश फ्लोज लेंगे, हम इन दोनों में से वो वाली कैश फ्लो लेंगे जो हमारे करंट ईयर में फॉल कर रही है। अगर 26.7 बिलियन का लिया होता, 21 बिलियन का लिया होता और वो भी इसी साल लिया होता, तो फिर हम उसको भी इसी साल रिकॉर्ड करते। हम लिखते परचेज ऑफ सिक्योरिटीज माइनस 21 मिलियन, फिर हम लिखते सेल ऑफ सिक्योरिटीज प्लस 26 मिलियन, ठीक है ना, यानी कि दोनों अलग अलग करके लिखते और हम बताते कि भाई इस तरह से हमारी ये सेल्स हमारे पास आई है, ठीक है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज 26.7 बिलियन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट विच इज द लास्ट पॉइंट, उसने कहा प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को बेचने से हमें कुछ पैसे मिले, उनको हम प्रोसीड्स कहते हैं। फिक्स एसेट को बेचने से हमें जो पैसे मिलते हैं उनको हम फिक्स एसेट कहते हैं, तो प्रोसीड्स कहते हैं, यानी कि हमने कुछ बेचा है तो हमें उसके बदले में पैसे मिले हैं। फिक्स एसेट 49.35 बिलियन। डेप्रिसिएशन ऑन दोज आइटम्स वाज चार्ज फॉर 300 मिलियन ड्यूरिंग द ईयर। जी जनाब बिल्कुल ठीक है, 49.5 बिलियन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है कि हम कैश फ्लोज लिख रहे हैं, तो सेल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये हमारी 49.5 मिलियन पॉजिटिव होगी। तो मैंने कोशिश ये की है कि मोस्टली जितने भी ज्यादातर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इस्तेमाल की जाती हैं या जितनी भी क्वेश्चन में आती हैं, मैं हर एक को मैंने एक एक उसकी एग्जांपल जो है वो ऐड कर दी है। तो अगर आप ये एग्जांपल कर लेंगे तो आपके लिए इसमें काफी सारी चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो 33.1 बिलियन का ये जो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर नॉर्मली यही 3-4 चीजें होती है। अब हम बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि कंपनी खुद कहां से लोन लेती है या कहां से पैसा जनरेट करती है। आपको याद होगा या आपने सुना होगा अक्सर औकात कंपनी में एक पोजीशन होती है सीएफओ की। सीएफओ क्या करता है, कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है। ये कंपनी के फाइनेंसिस को मेंटेन करता है, वो देखता है कि भाई कंपनी को पैसे कहां कहां से आने हैं, यानी कि कंपनी ने कहां कहां से कैश जनरेट करना है, जो कि उसकी इन्वेस्ट फाइनेंसिंग है, यानी कि कंपनी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट हो रही होगी तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगी। कंपनी के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट जब होती है तो वो किस तरह से होती है, आपके कैश इनफ्लोज के अंदर सबसे पहली चीज है कि आप शेयर या बॉन्ड्स इशू करते हैं तो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स या बोरिंग्स लेते हैं तो ये कंपनी के अंदर कैश इनफ्लोज होते हैं। और जब इन लोन्स के अगेंस्ट, जब आप इन एसेट्स के शेयर्स के अगेंस्ट जब आप डिविडेंड पे करते हैं या बॉन्ड्स के अगेंस्ट जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो आपका आउटफ्लो होता है। और जब आप इन दोनों को बायबैक कर लेते हैं, शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं या बॉन्ड्स को रिडीम कर लेते हैं, तो ये आपके कैश आउटफ्लोज, फाइनेंसिंग आउटफ्लोज होंगे। लॉन्ग टर्म लोन के केस में जब आप इंटरेस्ट कॉस्ट पे करते हैं, जिसे हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं, तो ये हमने जितनी पे की है ये हमारे लिए रेलिवेंट होती है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म लोन की रीपेमेंट जो होती है ये हमारे लिए रेलिवेंट होती है कि हमने कितने लोन्स जो है वो वापस किए। तो सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल है, ये देखते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, द ओपनिंग बैलेंसेस आर एज फॉलोज। कंपनी के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये तो ओपनिंग बैलेंसेस है। हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनानी है, तो हम लोग बनाते हैं जी CFF, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट करके मैंने लिखा है, मैं जो भी शॉर्ट करके लिखता हूँ आपने एग्जाम में अंदर शॉर्ट करके नहीं लिखना, आपने पूरा पूरा लिखना है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म अलाउ नहीं है। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले आता है जी कंपनी इशूड 5 मिलियन शेयर, 5 मिलियन शेयर इशू किए तो कैश आया, कैश आया, ठीक है जी, पॉजिटिव है, कैश आया है। शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40 ड्यूरिंग द ईयर। 5 मिलियन शेयर इशू किए, 100 रुपए का शेयर था, 40 रुपए प्रीमियम, यानी कि 140 रुपए का शेयर किया। अब अगर आप इसकी एंट्री सोचें तो आपको याद आएगा कि हम लोग बैंक अकाउंट को करते थे डेबिट, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अकाउंट को करते थे क्रेडिट। हमने कितने शेयर इशू किए हैं, 5 मिलियन शेयर, और 140 रुपए का एक शेयर किया है, तो ये हमारे पास 700 मिलियन का बैंक डेबिट होगा। शेयर कैपिटल जो है 5 मिलियन शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर, तो ये 500 मिलियन के जो है ये शेयर्स होंगे। और शेयर प्रीमियम 5 मिलियन के शेयर, 5 मिलियन शेयर्स
और 40 रुपए प्रीमियम पर शेयर आपने रखा है, तो ये 200 मिलियन जो है ये इसका शेयर प्रीमियम आएगा। हमारे पास अगर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे होते तो हम ये दोनों फिगर जो है ये लिखते, लेकिन हम तो बना रहे हैं कैश फ्लो, तो हमारे लिए रेलिवेंट है कैश के साथ क्या हुआ। कैश मतलब कैश या बैंक, तो हमारे लिए बैंक डेबिट हुआ है, तो हम कहेंगे जनाब इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स और रुपीज इन मिलियंस, मिलियन है मिलियंस है, मिलियंस में लिख लेते हैं। और शेयर हमने इशू किए हैं 5 मिलियन शेयर इशू किए हैं, 140 रुपए का एक शेयर इशू किया है, तो 700 मिलियन के शेयर्स जो है वो हमने इशू किए हैं। ठीक है जी। इसके बाद है डिविडेंड ऑफ 5%। देखिए अब आपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना होता है, ये आपकी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। तो डिविडेंड पे किया जी 5% का, 5% was paid during the year as an interim dividend. The dividend was paid before the issue of share premium. यानी कि शेयर प्रीमियम शेयर इशू करने से पहले आपने डिविडेंड पे किया है। ठीक है जी। तो जो डिविडेंड है वो 5% है, तो हम लोग डिविडेंड पे करेंगे, ये ले जी डिविडेंड पे होगा, तो ये नेगेटिव आउटफ्लो हमारा हो जाएगा। अच्छा जी, डिविडेंड जो पे कर रहे हैं वो आप कैसे कर रहे हैं, उसने कहा जी 5% डिविडेंड है, 5% डिविडेंड किस अमाउंट का है, जो शेयर कैपिटल है बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स 10 मिलियन का, आप इशू ऑफ शेयर एंड प्रीमियम लिख सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। एक बच्चे ने पूछा शेयर इशू एंड प्रीमियम लिख दें। डिविडेंड 5% है 10 बिलियन का, यानी कि 10,000 मिलियन का। ठीक है जी। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो आपको मतलब जी 500 मिलियन का डिविडेंड है जो आपने पे किया है। तीसरे पॉइंट की तरफ, एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी मेड अ शेयर स्प्लिट ऑफ टू डिवाइड ईच शेयर इनटू 10 शेयर्स। शेयर स्प्लिट हो गया जी। शेयर स्प्लिट की कोई कैश की एंट्री होती है, नहीं होती। शेयर स्प्लिट की कोई एंट्री नहीं होती। शेयर स्प्लिट जो होता है इसकी कोई एंट्री नहीं होती। ना शेयर स्प्लिट को हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में लेते हैं, ना ही हम इसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लेते हैं। हम इसको सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन में लेते हैं, जो कि ईपीएस के अंदर होती है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस विद बैंक्स। अच्छा, बैंकों के साथ भी ट्रांजैक्शन होती है भाई साहब, टेंशन नहीं लेनी, बैंकों से भी पेमेंट हो रही है। पेमेंट मेड टू द बैंक अमाउंटिंग टू रुपीज 500 मिलियन, तो बैंक को हमने 500 मिलियन पे किया है, आउट ऑफ विच 15% रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन। यानी कि बैंक को टोटल 500 मिलियन पे किया है, जिसमें से 15% इसका इंटरेस्ट था और बाकी फिर लोन की रीपेमेंट होगी। तो टोटल 500 मिलियन ही बैंक को जाएगा, लेकिन हम लोग इसको जरा अलग अलग करके दिखाएंगे। हम कहेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो कितनी है, वो है जनाब 500 मिलियन का 85%। और इसी तरह से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो बैंक को जो इंटरेस्ट पे किया है वो है जी 500 मिलियन का 15%। ठीक है जी। तो ये आपका 75 मिलियन हो जाएगा, और ये आपका मेरा ख्याल है 425 मिलियन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये पेमेंट्स किए, और आप जब इसको टोटल करेंगे तो आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। हम लोगों ने बात कर ली है कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें होती हैं। एक बच्चे ने कहा था ये दिखा दे, तो ये मैं दिखा रहा हूँ। तो जनाब डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर्स और बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कि शेयर्स के लिए जो आपके अपने शेयर्स होते हैं और जो आपने खुद से लोन लिया हुआ है, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज जो आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं और आपका कैपिटल, ये दोनों चीजें जो हैं ये आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आती हैं। ओपनिंग बैलेंसेस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल बताया हुआ 10 बिलियन का, ये 10 बिलियन की अमाउंट हमारे लिए रेलिवेंट थी डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स ये हमारे पास ओपनिंग है। अब आप खुद सोचें कि जो ओपनिंग बैलेंस है शेयर प्रीमियम, क्या इसमें कोई कैश की मूवमेंट आई है, वो हमने लिख दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट किया है 700 से, लेकिन शेयर प्रीमियम के अंदर कोई और मूवमेंट नहीं हुई। रिटेन अर्निंग्स में जो मूवमेंट होती है वो कैश से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो हमने क्योंकि कैश फ्लोज बनानी है, तो हमने सोचना भी कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है जी, हमने सोचना भी फिर कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब आते हैं जी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरफ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है ना, वो आपकी वही चीजें जो मैंने ऊपर आपको बताई है। कैश पेमेंट टू द सप्लायर, ये आपकी आउटफ्लोज होती हैं। इनको सॉरी फाइनेंसिंग आउटफ्लो लिखा हुआ है, ये गलती है, इसको जरा ठीक कर लें। ये हमारी ऑपरेटिंग आउटफ्लोज और इनफ्लोज हैं, ऑपरेटिंग आउटफ्लोज और ऑपरेटिंग इनफ्लोज। ठीक है जी, ऑपरेटिंग आउटफ्लोज और ऑपरेटिंग इनफ्लोज।
ये इसमें छोटी सी सीधी सीधी इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी सिंपल है, सप्लायर को पेमेंट कर दी, एम्प्लॉइज को पेमेंट कर दी, एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट चार्जेस पे कर दिए। ये बेसिकली आपकी कोई 5-6 बड़ी मेन कैटेगरीज होती हैं पेमेंट की। और पैसे आपको आते हैं किधर से? कस्टमर से आते हैं पैसे, ठीक है जी। और कोई स्मॉल अदर इनकम्स वगैरह, जैसा कि आपके जो हैं वो स्क्रैप सेल्स और इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है जी। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, जितनी भी हमारी कैश रिसीट्स हैं वो सारी की सारी हमने पॉजिटिव लिखनी होती है, जितने हमारी पेमेंट्स हैं वो हमने माइनस लिखनी होती है, ठीक है। और जितने भी आपने कैश पे किए हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है जी। टैक्स और इंटरेस्ट जो है ये हमारे ऑपरेशन से ताल्लुक नहीं होता, इसलिए हम लोग एक बीच में हेडिंग लिखते होते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसके बाद टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड लिखते हैं, क्या टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड, ठीक है जी। टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड। अब इसमें भी टैक्स के अंदर भी अक्सर का ऐसे होता है कि जो आपका एक्सपेंस होता है वो कुछ और होता है और पेड कुछ और होता है। इंटरेस्ट के अंदर भी आपका एक्सपेंस आपने कुछ और रिकॉर्ड किया होता है लेकिन पेमेंट आपने कुछ और अमाउंट की होती है। तो हमने क्या लेना है, हमने वो वाली अमाउंट्स लेनी है जो पेड है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, रिसीट फ्रॉम द कस्टमर, पेमेंट टू द सप्लायर, ये इसको जो है वो हमें टी अकाउंट्स बना के निकालना पड़ता है, हमें टी अकाउंट्स बना के निकालना पड़ता है, सही है। और ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है ये हमें टी अकाउंट्स में से मिलती है। बस इसके टी अकाउंट्स होंगे, इसमें हमने बस नेटिंग करनी सीखनी है कि भाई अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगी तो उसको नेट कैसे करेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस जो है वो हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसके अंदर ये वाली सारी चीजें आती हैं। ये सिंपल है, ऑपरेशन से रिलेटेड जो आपके कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं, ठीक है। इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गौर से देखें तो ये हमारी इस वक्त जो है ना वो बैलेंस शीट बनी हुई है। तो बैलेंस शीट की आइटम्स जो है वो सारी की सारी आपकी 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी है कैपिटल, लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज में से करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। ये जितना मैंने हाईलाइट किया है ये सारा का सारा आपका कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फॉल करता है, ये मैंने हाईलाइट भी किया। इसी तरीके से आपका नॉन करंट एसेट्स, पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म इनटेंजिबल एसेट, इन चीजों से रिलेटेड जब भी कोई मूवमेंट होगी तो वो आपकी किधर फॉल करेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर फॉल करेगी। और इसके अलावा कोई और कलर का हाइलाइटर अगर मैं चूज कर सकूं, ये वाला, करंट लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, अदर पेएबल्स, और करंट एसेट के अंदर स्टॉक, स्पेयर्स एंड लूज टू डेटर्स एंड अदर रिसीवेबल्स, ये सारे के सारे जो है ये आपके फॉल करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। और आखिर में आपके पास क्या रह जाता है, आखिर में रह जाता है हीरो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है एंड पे लिखा जाता है। तो बेसिकली अगर आप अपनी सारी की सारी बैलेंस शीट की सारी आइटम्स को कंसिडर कर लें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी आइटम्स किधर फॉल करती है, ठीक है जी। तो ये कवरेज है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की, सीएफओ की। ये सारी की सारी ये तीनों जो है ये आपकी बैलेंस शीट को कहां कहां पे हिट करती है। यानी कि बैलेंस शीट में एसेट की नॉन करंट एसेट वाली साइड को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हिट करती हैं, क्रेडिट साइड पे कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटीज को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हिट करती हैं, और हमारे करंट पोर्शन को दोनों तरफ के करंट पोर्शन को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हिट करती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग अलग एंड पे लिखते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी आइटम्स जो होती हैं बैलेंस शीट की वो किसी ना किसी एरिया में जाके कवर होती हैं। तो आपको यहां से भी पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया किधर फॉल करता है। डेबिट साइड के नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग में जाएंगे, क्रेडिट साइड की नॉन करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको गौर से देखेंगे, रट्टा मारने के लिए नहीं मैं कह रहा, लेकिन देयर इज ए ब्यूटीफुल पैटर्न हेयर, एक बड़ा खूबसूरत पैटर्न है यहाँ पे जो कि आपको बता देगा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे प्लेस होगी, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जी, जिससे कि हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन
आपको कैलकुलेट करने के लिए कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, जो वर्किंग्स होती हैं टी अकाउंट्स की। एक तो वर्किंग्स करनी पड़ेगी, दूसरा आपको कुछ इसमें अजम्पशंस लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो उसने कहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The following information have been extracted from the financial statement of Hopper Company for the year ended 31 December 2017। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दी गई होती है कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए होते हैं अपने करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के। देखिए अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको सारे के सारे करंट एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, और ये दो हमारे पास करंट एसेट्स हैं, और इसके अलावा बाकी ये आपका ट्रेड पेएबल्स, अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज, अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस और टैक्स पेएबल, ये आपकी लाइबिलिटीज हैं। तो हम लोगों ने बात की थी ना कि बैलेंस शीट के अंदर जो कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की आइटम्स होती हैं, ये सारी की सारी फिगर्स हमारे पास हिट होती हैं। कहाँ पे हमारे पास हिट होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी हुई है। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई हो कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग क्या क्या है, तो हमें इनमें से बेसिकली कैश फ्लोज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह से दी गई होगी कि आपको बताया गया होगा कि जनाब इन दोनों के दरमियान में जो है ना वो इतना इतना कैश फ्लो है। लेकिन अगर कैश फ्लो ना दिया गया हो तो हमें इनके ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में से हम लोग कुछ अजम्पशंस लेकर ये इनके कैश फ्लोज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अकाउंट्स होते हैं, उन सारों के हमने बना लेने हैं जनाबे वाला टी अकाउंट्स। ठीक है जी, हमने उन सबके टी अकाउंट्स बना लेने हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने इनके ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लेने हैं। देखें, ट्रेड रिसीवेबल हमारा डेबिट अकाउंट होता है, 233 ओपनिंग है और 219 जो है वो क्लोजिंग है। ये मैंने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, 233 ओपनिंग 219 क्लोजिंग। इन्वेंट्री का 118 ओपनिंग 124 जो है वो आपका क्लोजिंग था। इसी तरह से हमारे ट्रेड पेबल्स हैं, ट्रेड पेबल्स 1,02,000, 1,25,000, और अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज 8,000 और 5,000 है। अक्रूड इंटरेस्ट चार्जेस 30,000 और 45,000 है। तो मैं ये बना रहा था, मैंने कहा ब्रेक का फायदा उठाते हैं, तो मैं ये अकाउंट्स बना लेता हूँ। ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग जो है वो अक्रूड इंटरेस्ट का है 30,000 और क्लोजिंग है 45,000। ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 45,000। और टैक्स पेबल जो है वो आपका ओपनिंग है 52,000 और 43,000। टैक्स पेबल है जी ओपनिंग 52,000 और क्लोजिंग है 43,000। अब आपके पास ये 6 अकाउंट्स हैं, 6 इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, और अब हम लोगों ने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों में से इंफॉर्मेशन को पुट करके ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें कैश कितना रिसीव हुआ होगा। देखें, ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारे 2,19,000 2,33,000 से बढ़ के कम होकर 2,19,000 हो गए, लेकिन इसमें कुछ सेल्स भी हुई हैं। हम लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन में ये अज्यूम करेंगे कि सेल्स जो हुई है ये सारी हमारी 100% क्रेडिट पे हुई है। अगर वो ना बताए कुछ कि ये सेल्स क्रेडिट पे हुई है या से कैश पे, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सारी की सारी सेल्स क्रेडिट पे हुई है। तो अब अगर हम ये देखें कि ट्रेड रिसीवेबल्स और दूसरा हम लोग जो है ना वो सेल्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो हमारे पास सेल्स अकाउंट जो है वो ट्रेड रिसीवेबल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट करेंगे, तो हमारे पास सेल्स कितनी हुई है? 12,80,000 की, 12,80,000 की। तो ये सेल्स हम यहाँ पे पुट कर देंगे ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में। अब अगर आप ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट का गौर करें तो हमें पता चलता है कि ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग आता है, डेबिट साइड पे सेल्स आती है, और क्रेडिट साइड पे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आता है। ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव्ड जो है वो डेबिट साइड पे आता है। ये हमें चाहिए। हमारे पास इंफॉर्मेशन अगर उस तरह से ना दी गई हो कि भाई हमने पूरे साल में इतनी सेल्स की हैं, उससे हमें डेटर से इतने पैसे आए हैं, तो हमें टी अकाउंट से निकालनी पड़ेगी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अक्सर हमें टी अकाउंट वगैरह बनाने पड़ते हैं, कहीं पे भी बनाने पड़ सकते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग की फॉर्म में दी गई हो और मूवमेंट बताई गई हो, लेकिन कैश फ्लो ना बताया गया हो, तो हमें कैश फ्लो निकालने के लिए उसका टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे टी अकाउंट बनाया है कि सेल्स अकाउंट का ओपनिंग जो है वो 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग जो था वो 2,33,000 था, 12,80,000 की सेल्स हुई, क्लोजिंग 2,19,000 है। तो कैश रिसीव्ड जो है वो हमारे पास कितना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ये हमें इस अकाउंट को नेट करके पता चलेगा। तो हम 2,33,000 में जमा करते हैं 12,80 और माइनस करते हैं 2,19, तो हमारे पास आएगा जी 12,94। ठीक है जी, तो कैश रिसीव जो है वो 1,12,94,000 आया है। अब आप सोच सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ और भी तो हो सकता है, डिस्काउंट भी तो दिया जा सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, रिटर्न्स भी हो सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दिए गए तो हम फिर इनको नहीं लेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ रिटर्न्स बताए ही नहीं है तो हम कैसे खुद से अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे रिटर्न्स होते हैं?
अगर फर्ज करें कि वो कहता है कि कुछ रिटर्न्स होते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में वो भी पुट कर देंगे और नेट फिगर निकाल लेंगे कैश रिसीव्ड की। तो हम लोगों ने कहा था ना कि हमारे पास जो है ये इंफॉर्मेशन इस तरह से आएगी कि हम लोग लिखा करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज CFO, दिस विल बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ये सारे हम जमा करेंगे और कैश पेड टू सप्लायर्स, और जो भी कैश पेमेंट है जो हमारी ऑपरेशन से रिलेटेड है वो हम लिखेंगे, और मिड ऑफ द स्टेटमेंट में जाके हमारे पास बनेगा कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, और वो ऊपर वाले सारे आइटम्स का टोटल होगा। फिर हम उसमें लिखा करेंगे इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड। एंड पे दो चीजें हमने पे करनी होती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे ऑपरेशंस की वजह से नहीं होता, वो हमारे कैश मैनेजमेंट की वजह से होता है। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखा करेंगे टैक्स पेड। ठीक है जी, जो टैक्स भी है ये भी गवर्नमेंट ले जाती है, ये हमारे ऑपरेशंस की वजह से नहीं होता। तो हम ऑपरेशन से जितना कैश जनरेट कर पाए हैं वो करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो बाकी चीजें यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 12,94,000, तो हम लोगों ने कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिख दिया है 12,94,000। तो ये हमारे पास अमाउंट जो है वो रुपीज में है। इन्वेंट्री की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स जितनी भी है ये सारी की सारी आपकी परचेजेस ही होती हैं। हम ये अज्यूम करेंगे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर टोटल जो कुछ भी है वो सारा का सारा परचेजेस है। तो हम लोग डेबिट करेंगे इन्वेंट्री के अकाउंट के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर परचेजेस जो है वो ऐड करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट 4 लाख से। और अब हमारा जो है वो कैश पेड जो है वो इन्वेंट्री अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है, अच्छा कैश पेड नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमारा होगा जी, ये आपकी सारी की सारी जो है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल है 4 लाख की। इसमें से जो डिस्टेंस निकलेगा वो आपकी परचेजेस होंगी जनाब, आपने इन्वेंट्री में जो परचेजेस किए हैं परचेज डेबिट, और जो है वो आपका कैश क्रेडिट होगा आपने पेबल्स के थ्रू, और ये परचेजेस जो है ये आपकी निकल के इधर ट्रेड पेबल के अकाउंट में आ जाएंगी। तो कितनी परचेजेस निकलती हैं जनाब, हम लोग कहते हैं 1,24,000 प्लस 400,000, ठीक है जी, 124 प्लस 400, ये आपका बनता है 524, 524, और 5,24,000 जो है ये आपकी परचेजेस में चला जाएगा ट्रेड पेबल के अकाउंट में। और यहां से हम लोग निकालेंगे जो कैश पे किया है, कैश पेड टू सप्लायर्स। सप्लायर से हमने 102,000 का ओपनिंग था, 5,24,000 की आपने इसमें इन्वेंट्री जो है वो परचेज की है, और 1,25,000 जो है वो आपका क्रेडिट है। तो ये आपके पास बनता है जनाब 501,000। ठीक है जी, पेड टू सप्लायर जो है वो आपका 501,000 हो गया। हम लोग इधर आते हैं जी, आपने कहा जी कि ट्रेड पेबल से परचेजेस है 400 की, तो हम 400 की परचेजेस लिखेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें वेजेस एंड सैलरीज है 2,90,000 की आपका एक्सपेंस है, तो आपने बेसिकली जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा वेजेस एंड सैलरीज का वो 2,90,000 है। तो आपने जो पे किया है कैश पेड वो कितना होगा जी, सॉरी ये एक्सपेंसेस आपके इस तरफ आएंगे, एक्सपेंस जो आपने किया है वो है जी 290,000 का, और जो कैश आपने पे किया है कैश पेड वो आपका बनेगा जी 293,000 का। तो यहां से आप कैश पे टू अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज 293,000। ठीक है जी, इसी तरीके से अक्रूड इंटरेस्ट है और टैक्स पेबल है, ये आप अपने अक्रूड इंटरेस्ट और टैक्स पेबल्स वगैरह यहाँ से देख लेंगे। तो हमने ये फिगर ले ली है, ठीक है जी, ये फिगर्स दोनों ले ली हैं, वेजेस एंड सैलरीज भी ले ली है। और अब हम इंटरेस्ट चार्जेस की बात करते हैं। इंटरेस्ट चार्जेस आपने 50,000 के रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपके इंटरेस्ट चार्जेस जो हैं वो 50,000 के होंगे, और आपने फिर जो पे किए होंगे 80 में से 45 आपका रह गया है, तो 80 माइनस 45 ये आपका 35,000 इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो आपने जो टैक्स पे किया है वो इंटरेस्ट पेड जो है वो आपका कितना है जी 30,000, 30,000 नहीं 35,000। और इसी तरह से टैक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो टैक्स जो है वो आपने पे किया है 40,000 का, ये आपका एक्सपेंस है, और फिर उसका मतलब ये है कि 52
प्लस 40 माइनस 43 जो आपने टैक्स पे किया है वो आपने 50,000 का टैक्स पे किया है, तो टैक्स पेड आपका जो है वो 50,000 का हो जाएगा। 52, 43, 40 का ये थोड़ा फर्क आएगा। अच्छा जी, 52 प्लस 40 माइनस 50 तो ये बनता है 42,000। तो आपने जो टैक्स पे किया है वो 42,000 का पे किया है, ये फर्क है। ये 42 नहीं, क्लोजिंग जो है वो 43,000 है, ठीक है ना। ये जरा चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके से बना 52 प्लस 40 माइनस 43, 49,000 का टैक्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम हर पेमेंट के अंदर से हम हर एक्सपेंस के अंदर से उसकी पेमेंट निकालते जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया है, हमने सारे के सारे अकाउंट्स जो थे जो कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेट कर रहे थे, इनके अकाउंट्स ओपन किए। इनमें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर से जो रेलिवेंट फिगर्स थी वो एज एन एक्सपेंस या इनकम ट्रांसफर की, और फिर उसके बाद उसमें से कैश का इंपैक्ट निकाल के इधर लिख लिया। ठीक है जी। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होती हैं इसमें हम लोग टी अकाउंट बनाते हैं और टी अकाउंट निकाल के देखते हैं। अभी हम देखें, सेल्स लिख ली हमने, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख ली है, इसके बाद वेजेस एंड सैलरीज लिख ली है, इसके बाद हम लोगों ने अदर ये इंटरेस्ट चार्ज भी लिख लिया है, ये तो हमारा टोटल था, ये भी हमारा सब टोटल था। 40,000 भी लिख लिया। ये सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है ये 350,000। ये 35,000 3,50,000 के वो एक्सपेंसेस हैं जो बिल्कुल आपने डायरेक्ट पे किए हैं, जो आपने बिल्कुल डायरेक्ट पे किए हैं। और ये सारे के सारे इसका मतलब है कैश है, क्योंकि इनका कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। फिर इन अदर एक्सपेंसेस के अंदर से एक 25,000 का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस शामिल है, जो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं वो है जी 350,000 माइनस 25,000, 3,25,000। तो ये हमारे पास आ गया जी। अब अगर हम इसका नेट करें तो 1294 माइनस 501 माइनस 293 माइनस 325, तो ये आपके पास बनते हैं जी 175,000। 175,000 में से 35,000 का टैक्स और 49,000, 35,000 का इंटरेस्ट, 49,000 का टैक्स पे किया, तो 91,000 जो है ये आपका पे होता है, और ये आपका फिर अमाउंट बनेगी। ठीक है जी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मौजूद थी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मौजूद थी, वहां से हमने कैश जो पे किए थे वो निकाले हैं। अब ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अकाउंट के अंदर कहे कि हम कुछ डिस्काउंट्स भी देते थे, हम कुछ प्रोविजन फॉर बैड डेट भी करते थे, हम ये भी करते थे, हम वो भी करते थे, तो वो उसका टी अकाउंट बनेगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो ट्रेड पेबल के अंदर कहे कि हमें कुछ डिस्काउंट मिल गया है, हमें उसने माफ कर दिए कुछ पैसे, हमने कुछ रिटर्न्स कर दिए हैं, तो वो ट्रेड पेबल के टी अकाउंट में इंफॉर्मेशन डालते जाएंगे, और अगेन उसी तरह से हम लोग बैलेंसिंग फिगर कैश जो है वो निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर कैश निकालने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग पुट किया, उसके बाद जो एक्सपेंस है जिस तरफ होता है उस तरफ पुट किया, या इनकम जो थी वो पुट की, और हमारे पास बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कैश फ्लो निकल आएगा, क्योंकि कैश फ्लो हमारा जो है वो रेलिवेंट होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हमारा कैश फ्लो नहीं बल्कि एक्सपेंस की अमाउंट होती है या इनकम की अमाउंट होती है। तो हमें हर एक का टी अकाउंट बनाना होगा और उस टी अकाउंट के अंदर से डिस्टेंस निकालना होगा। तो जनाब हम लोगों ने क्या किया, एक फॉर्मेट सा बनाया। हमने कहा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज एंड कैश पेड टू अदर एक्सपेंसेस होता है, जिसको टोटल करने से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनता है। ठीक है जी। और इसको जो है वो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड जो हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। अब अगर आपको याद हो तो हमने एक और जगह पे भी इंटरेस्ट पेड की बात की थी। हम लोगों ने कहा था कि हम जब लोन लेंगे, हम बेसिकली जब लोगों से लोन लेते हैं तो उसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहा जाता है। ठीक है जी, हम अपने अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहा जाता है जब हम लोग फाइनेंस ले रहे होते हैं। तो उसमें जब हम पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट पेड होता है। तो ये जो इंटरेस्ट पेड है ना जी, ये आप समझ लीजिए कि ये दो घरों का बचा है, ये दो घरों में जा सकता है। ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी जा सकता है, ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी जा सकता है। ठीक है जी। इंटरेस्ट पेड जो है ये दो जगह पे क्लासिफाई हो सकता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी जा सकता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी जा सकता है। और स्टैंडर्ड खुद कहता है कि भाई मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपने इन दोनों में से इसको किधर प्रेजेंट करना है। स्टैंडर्ड कहता है कि इन दोनों में से जिधर आपको अच्छा लगता है उधर प्रेजेंट करते हैं। तो हमें तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही अच्छा लगता है, तो हम इंटरेस्ट पेड जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखा करेंगे।
लेकिन स्टैंडर्ड ये कहता है कि इसको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हमने अपनी मर्जी लगा ली, लेकिन एक काम करना है कि दोनों जगह पे नहीं लिखना, ठीक है, वरना आपका कैश टैली नहीं होगा, आपकी कैश फ्लो टैली नहीं होगी। तो जनाब अगर हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इस तरह से बनाएं कि टी अकाउंट्स बनाएं और हर एक से कैश फ्लोज निकाल लें, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी। डायरेक्ट मेथड ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जब हम लोग इसका फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के अंदर जितना जहां जहां से जितना जितना कैश रिसीव हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर और जितना जितना कैश पे हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाने के दो मेथड्स हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्ट मेथड होता है और फिर इसी तरह से इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये दोनों मेथड्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैलकुलेशन के लिए होते हैं। बाकी जो दोनों हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन दोनों के अंदर दो मॉड नहीं होते, एक ही होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे से तो है। वैसे ही हमने बात की थी कि उसके अंदर कोई इतनी ज्यादा चीज नहीं। तो अगर मैं कहानी वापस लेकर चलूं, जो एक टी अकाउंट हम लोगों ने कैश का बनाया था और फिर मैंने कहा था कि उसकी समरी जो होती है वो हमारी कैश फ्लोज होती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें गौर से, तो हमारे पास डेटर से जितने पैसे आए, क्रेडिटर से जितने पैसे आए और डिस्पोजल ऑफ द एसेट और ये वाली सारी चीजें जो है ये करने से हमारे पास जो कैश फ्लोज बनती हैं, ये बेसिकली हमारा कैश फ्लो बनाने का डायरेक्ट मेथड होता है। यानी कि हम लोग हर हर मूवमेंट के अंदर से ये देख लेते हैं कि पैसे कितने आए और कितने गए, इसे हम कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और इन तीनों कैटेगरीज को हम सीधा सीधा लिख लेते हैं कि किससे कितना कैश आया, कितना गया, कितना आया, कितना गया, कितना रिसीव हुआ, कितना पे हुआ। इस सारे मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो कहते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो इजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, आपको समझ आ गई होगी, लेकिन क्योंकि नॉर्मली क्लासेस के अंदर ये बाद में पढ़ाया जाता है इसलिए बच्चे इसको ऑब्जॉर्व नहीं करते। बेसिकली डायरेक्ट मेथड इज बेटर मेथड, ठीक है जी, इसमें इजी होती है चीजें, लेकिन फिर कुछ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो पढ़ते हैं। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लोज क्या होता है, उसके अंदर कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सेम होती हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेम तरीके से बनती हैं, फर्क आता है सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर।